आफ्टरनून बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? राम राम सबको, राधे राधे। कैसे हो बच्चा लोगों? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? अनामिका तबीयत इतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा हो। अनामिका कोरोना हो गया था, मेरे निमोनिया हो गया, उसके बाद में कोरोना हो गया और फिर हालत खराब होती चली गई। और ये ऐसा है, अगर आप ध्यान नहीं देते हो ना, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सोचा नॉर्मल बुखार है, और खांसी मेरे अभी भी भयंकर है, और ये खांसी बहुत बुरी है। तो इसमें भी अगर कोई बुखार खांसी होती है ना, तो आपको शीघ्र दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, जैसे मैं। और सब अच्छे हो आप लोग? तो इतने बुरे दिन कटे हैं, कैसे कटे हैं मैं जानता हूँ। 10 तारीख तक तो मुझे ये मान लो बिल्कुल होश नहीं था, नींद नींद भयंकर, सोना, बस पूरे दिन सोता ही रहना, कोई नहीं आँख खुले, नहीं होश रहे, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे प्रोटीन पाउडर से थोड़ा जान आया। अभी भी जैसे खड़ा होके तो नहीं पढ़ा सकता मैं। और नेट की शाम को 8 से 9 एक वो रिसर्च का पार्ट था, तो उसकी क्लास भी बनाई है मैंने। अब धीरे धीरे है ना, टाइम तो लगेगा, लेकिन एक तो जैसे बैठने से एक वीकनेस जो आती है ना, ऐसे आंखों के सामने से धुंधला सापन होना, और खड़ा रह के नहीं काम कर सकते, तो वो चीजें। अब आज मन भी फिर पड़े पड़े ऐसे क्वारंटाइन में ऐसे लगता था, बोर सा हो जाता था। 10 तारीख बाद में, 11 तारीख के बाद में, 12, 13, धीरे 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 ऐसे लगा कि हाँ अब ठीक सा हो रहा है मामला। और भाई बहुत लोगों की जान चली गई है, ये तो बहुत महामारी का संकट है इसमें। तो अपना सब ख्याल रखना और ध्यान रखना, घर में ही रहना। और कोई ये सोचे कि कुछ कोरोना वोरोना नहीं है, तो एक बार वो गलतफहमी को भी निकाल दे। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत खराब कर देता है ये, बिल्कुल तोड़ता है, हड्डियों को तोड़ता है, आपको पता भी नहीं लगने देता कि कब घुसता है कब निकलता है। अनामिका फैल क्या, सब जगह ही फैल रहा है। यहाँ पे कई टीचर थे बेचारे, 2 तो हमारे साथ के अन अकेडमी पे थे, जो उनका वो खत्म ही हो गए, बच ही नहीं पाए। और हॉस्पिटलों में इतनी बुरी हालत खराब हो रही है। जो सावधानी घर पे रह के कर सकता है ना इंसान, वो हॉस्पिटल में नहीं हो सकती है। अंशुपाल, राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया है। बहुत भयंकर पीड़ादायक चीज है ये। मेरा मन नहीं लगता था, फिर मैंने आज क्लास बनाई, मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों का। अरे अभी हाल तो हाल बेहाल है, न सुर है न ताल है। अब तो फिर भी ठीक है। अरे दीपक, टेस्ट स्टार्ट करेंगे एक बार ठीक हो बढ़िया तरीके से। टेस्ट स्टार्ट करेंगे जब थोड़े ठीक हो जाएंगे। अंशुपाल, अब थोड़ा सा रिलीफ है, बढ़िया। अब इतना भी नहीं है कि जैसे प्रॉपर ही पहले की तरह जैसे धाड़ना बढ़िया तरीके से। अब तो चीजें ऐसे, माइंड ऐसे हो गया, बहुत भयंकर है। अरे अंशु, याद मेरी तो हालत खस्ती हुई पड़ी थी, मैं तो भगवान करे अब किसी की नहीं हो। अब बरसात थोड़ा थोड़ा देख रिकवर होगा, आराम इसमें लगेगा टाइम तो, लेकिन इतना परफेक्ट भी नहीं है कि जैसे मैं बिल्कुल
बहुत बढ़िया ही हो गया कि हाँ सर मैं तो पहले जैसा ही हो गया। मतलब एक तो मेरा मुंह का जो कड़वाहट है ना, टेस्ट, वो कड़ापन, ऐसे मुंह में कड़ा कड़ा फील सा होता है, एक जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो अभी भी तकलीफ होती है। दीपक सुमन, अब तबीयत ठीक होगी तब। तबीयत अंशुपाल, 7 तारीख को तो ये मान ले कि वो सबसे काली रात थी। और उस समय, हाँ वो बताया था, वो एक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में घर पे आते हैं डॉक्टर कंपाउंडर वैन लेके। तो वो मेडिसिन तो मैंने मेडिसिन तो पहले ही ले ली थी उसकी। और फिर उसकी वो तो टेस्ट के 3-4 दिन बाद आते हैं, तो वो बता के गए थे खट्टी चीज ज्यादा खानी है, छाछ और दही को छोड़कर। छाछ दही नहीं खानी, बाकी नींबू, संतरा, ये अंगूर, ये चीज ज्यादा खानी होती है इसमें। और मैं छाछ पीता रहा आराम से। मेरे 30 तारीख को पहली बार बुखार चढ़ा था, तो 30 तारीख को मैंने सोचा कि हल्का सा कोम्बी फ्लैम ले ली और ऐसे काम चला लिया। 1 तारीख को और चढ़ा तो मैंने छाछ पी ली, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, सही ऐसे ही शरीर टूट रहा है। 2 तारीख को छाछ पी ली, फिर तो तुम सोचो ही मत, हाल बेहाल हो गया। घर बैठे क्या यार, इस शादी थी एक, उस शादी में मैं चला ही गया, शादी में गया, बस वहीं से हो गया। राधे राधे सब भाई बहनों को, राम। सुरेश जाट अपना राजस्थान आरएस फाउंडेशन का कोर्स, मैंने उसमें राजस्थान वाला ही पढ़ाया। फिर उसके बाद में ना कोर्स लॉन्च किया मैंने, फिर होल्ड करवाया उसको। यूजीसी नेट का और आरएस का दोनों का कोर्स होल्ड किया हुआ था। और वो क्लास शुरू हो जाती है अपनी 10 या 12 तारीख से थी। फिर होल्ड करवाया, बीच में कोई शादी वादी सी थी, फिर उसके बाद में कोरोना हो गया। अरे अंशु, बहुत बुरा होता है। हाँ मुंह के तो 10 दिन, तो अभी तो मेरा तो अभी 22 तारीख तक तो मेरी मेडिसिन ही है। अभी दोबारा टेस्ट करेंगे 22 तारीख को, 14 दिन बाद में, 15 दिन बाद में दोबारा टेस्ट करते हैं। तो तब तक तो मेरी मेडिसिन ही है, लेकिन मेरा मन भी फिर नहीं लगता था पड़े पड़े। और एक ऐसी चिड़चिड़ाहट होती थी, जैसे कोई बोलता है या कोई फोन आता है तब। अरे वैक्सीन भी एक लग गई थी कृष्णा गुप्ता जी, एक एक डोज लगवा ली थी, उससे भी प्रॉब्लम हुई थी। ये बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम हो गए। अब बस आप लोगों की दुआ, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से है ना, अब ठीक है। और धीरे धीरे मैं 2, 5, 7, 10 दिन में है ना थोड़ा बढ़िया हो जाऊंगा। और विक्रम, एक्सपीरियंस नहीं है, ये काली रात है। मैं पहले ये सोचता था कोई कोरोना नहीं है, मैं ऑफलाइन में जब भी क्लास लेता था तो मास्क यूज नहीं करता था, सोचता था अरे ये सब ऐसे ही है। लेकिन जब होता है ना तब पता लगता है। और 7 तारीख को मेरी ऐसी काली रात थी कि उस दिन तो मैं, मेरी सांस में इतनी प्रॉब्लम आई कि मुझे सांस नहीं आती थी। फिर ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लगवाना, तब जाके मामला सेट हुआ था। हाँ पूनम, अब यही कर रहे हैं। एक नहीं, वैसे तो मेरे पापा के भी हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हो गए वो भी, लेकिन उनके इतना नहीं हुआ। मेरे हालत खराब हो गई थी, मेरी थोड़ी ज्यादा थी। उनके तो क्या है, जैसे मेरे था तो उनके हो गया, फिर उनको टाइमली दिखा दिया तो उनके ठीक था मामला, उनके ज्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ वो सिलेबस पूरा है, सुरेश जाट आरएस फाउंडेशन कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी, वो पूरा है। आफ्ताफ आलम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी समय में ये मामला उल्टा हो गया। और अब आपको यूजीसी नेट का शाम को क्लास आपका 8 से 9 रखा था कि वो क्लास लेंगे, ठीक है।
हाँ वो एक मौसी के हुआ था, मौसी से फिर हो गया ये ऐसे, फिर मेरे हुआ, फिर मेरे फादर के हुआ। तो फादर का तो क्या टाइमली ध्यान दे दिया हमने उनके जब हुआ तो। यही होता है पूनम। बिल्कुल। अब तो ध्यान प्रॉपर ध्यान है, अब तो प्रॉपर ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से। और ये क्लास जो आप लोगों की है इसको मैं बता दूं कि भाई आपके कौन कौन से इसमें थोड़ा सा जो बनाया है ये पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो ये जो क्लास है तो इसमें मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से कि इसमें अपन को पढ़ना क्या है और किस तरीके से इसको अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। नेट वाले बच्चों के लिए जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पार्ट बच रहा है उसको 8 से 9 क्लास बना रखी है मैंने, तो वो क्लास 8 से 9 लेंगे। देन उसके बाद में जब वो पूरा हो जाएगा तो आईसीटी वाला पार्ट चल रहा है, तो कल क्लास अपन है ना आईसीटी भी ले लेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड भी ले लेंगे और एक क्लास आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का भी ले लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा 40 45 45 मिनट का वो क्लास ड्यूरेशन रखेंगे। ठीक है, तो वो क्लास अपन उस तरीके से उसमें नेट में करवा देंगे। आरएस और पीएसआई और कोई भी आप अगर एग्जाम देते हो, स्टेट पीएससीएस का कोई भी एग्जाम देते हो, शुभम भाई प्रणाम, सबको प्रणाम, राधे राधे। तो उसके लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। इस क्लास की जो टॉपिक है वो कौन कौन से अपन टॉपिक देखेंगे, तो वो अपन मैं आपको बताता हूँ उसके लिए कौन कौन से टॉपिक अपन को देखने हैं उसमें। कि भाई अपन को पढ़ना, मैं जैसे ये टॉपिक जो आपका है पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, इसको मैं किस तरीके से कराऊंगा। राम राम प्रियंका चौहान जी, राम राम आपको, बहुत बहुत राम राम आप सबको, राम राम सबको, राधे राधे। सुरेश भाई राम राम, अफ्ताब भाई राम राम। हाँ नेट यूजीसी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए एक तो ज्योग्राफी का, और अफ्ताब भाई पेपर फर्स्ट। ठीक है, वो रात को 8 बजे होगी, रात को 8 बजे क्लास है अफ्ताब। रिसर्च एप्टीट्यूड का उसमें पहले मैंने वो थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, 5 या 10% बचा हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड, बाकी मैंने उनको पूरा करवाया है। और आईसीटी मैंने शुरू किया था। हाँ पेपर फर्स्ट में मैंने हायर एजुकेशन जो पढ़ाया है ये अन अकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री क्लास में स्पेशल पे मैंने पूरा पढ़ा रखा है। हायर एजुकेशन हाथ से लिख लिख के पढ़ाया, पीपीटी का यूज नहीं किया। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाला पार्ट जो है वो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, कंप्लीट है। उसमें 2 पार्ट्स में है वो, एक तो यूजीसी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल है और एक अन अकेडमी नेट चैनल है। उसमें कुछ पार्ट, आधा पार्ट उसमें था, आधा फिर बाद में इसमें आ गया था। और आईसीटी में शुरू से पढ़ाऊंगा। हाँ कृष्णा वो स्पेशल क्लास में ही है मेरे भाई, स्पेशल में ही है वो। तो वो स्पेशल में आपको आई कम्युनिकेशन और एक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पार्ट मैं आपको करा दूंगा। और ये क्लास जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई भी स्टूडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हो या और स्टेट के किसी भी, कोई भी स्टेट का एग्जाम या कोई भी सेंटर का एग्जाम, कोई भी सेंटर का एग्जाम हो जो अच्छे लेवल का हो, जो एनडीए सीडीएस होता है इस तरीके का, राम राम सबको। ठीक है, और या कोई पीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो उनके हिसाब से, हाँ यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से है ना ये क्लास आपकी होगी। इसमें अपन को पढ़ना क्या है, तो जो टॉपिक आपका है थोड़ा इसको देखने का प्रयास करना। हाँ यूट्यूब पे जो मैंने करा रखा है वो देख लेना, बाकी स्पेशल क्लास में आप मेरे नाम से सर्च करोगे अल्ताफ भाई तो आपको सब मिल जाएगा। अब इसमें जो टॉपिक आपका, जैसे ये, इसमें पढ़ना कैसे है, अपन क्या पढ़ेंगे, वो एक बार मैं आपके सामने थोड़ा डिस्कस करता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे आराम से और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन
एंड गवर्नेंस। अब इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है, बढ़िया तरीके से अच्छे से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। इनको अपन को कैसे पढ़ना है, सबसे पहली बात तो इनको अपन जोड़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से, आईआर से, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, डिप्लोमेसी क्या होती है, जिसको अपन हिंदी में कूटनीति बोलते हैं। कूटनीति कितने प्रकार की होती है, जैसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। तो बहुत सारी डिप्लोमेसी है, तो उनके बारे में आप अपन पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे, जैसे आईआर से जोड़ेंगे अंतरराष्ट्रीय, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये क्लास आरएस प्री मेंस, यूपीएससी प्री मेंस, ठीक है, अदर स्टेट का पीसीएस एग्जाम दोगे उसके लिए, और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कि मुझे मेरा ज्ञान बढ़ाना है, उसके लिए इंटरेस्ट वाली क्लास रहेगी। क्योंकि इसमें देश दुनिया की बात करेंगे अपन, देश दुनिया की बात करेंगे। हाँ, स्वरूप अभी तो मेरा 3 जून से शुरू होगा वो कोर्स, तो क्योंकि मेरे को 20-22 तारीख 24 तारीख तक तो मैं अभी थोड़ा फुल परफेक्ट तरीके से ठीक हूँ। फिर वो प्लस कोर्स मेरा आरपीएससी की कैटेगरी में आरएस प्री और मेंस के हिसाब से है ना, वो एक तो मैंने राजस्थान तो करा रखा है, बाकी वो आप वो देख लेना। हाँ भारती खंडेलवाल जी, अब थोड़ा आप लोगों की दुआ से ठीक है। अब शुरू जो मैं वहां पे तो आपको देखना है, वहां पढ़ा रखा है मैंने कंप्लीट कोर्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी फॉर आरएस प्री एंड मेंस। और अब मैं शुरू करूंगा वहां पे इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूंगा। देन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ लेते हो तो थोड़ा आईआर समझने में आपको आसानी रहेगी। ये पॉलिटिकल वाला जो पार्ट है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगी ना। तो वो प्लस में शुरू करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या है कि आपको एक वर्ल्ड मैप का नॉलेज मिल जाएगा, और वर्ल्ड मैप से आपको है ना आईआर समझने में आसानी रहेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री समझने में भी आपको आसानी रहेगी उससे। तो इस क्लास को अपन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, जैसे आईआर से इसको जोड़ेंगे, ध्यान रखना है कैसे समझना है इसको, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जो बच्चे सिंसियर हैं, जिनको आरएस देना है या यूपीएससी देना है या किसी स्टेट का पीसीएस एग्जाम देना है, वो देखना कैसे मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें समझना क्या है, इसको आईआर से जोड़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध। मेरे मित्रों, सबसे पहले तो समस्या यही है कि इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय संबंध होता क्या है। पूरी आज मैं आपको पूरा इसका एक पूरा जिसको बोलते हैं समरी, वो मैं सारी बता दूंगा। तो फिर कल से आप पढ़ोगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध, और एक एक टॉपिक को लेंगे जो आपका पूरा क्लियर होता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध होते क्या है, कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट में 15 शब्द में आपको नॉलेज होना चाहिए। कि जैसे आपको कोई इंटरव्यू दो, उसमें पूछ ले कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, या दो से अधिक राष्ट्र, दो या दो से अधिक राष्ट्र, और बढ़िया तरीके से प्री कम मेंस के हिसाब से बताऊंगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा आईआर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, मजे मजे के साथ में समझ में आएगा। 3D मैप का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं आपको इसको कहानी के रूप में समझा दूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि मेरा जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो मैप में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मुझे समझाने में आपको आसानी रहेगी। तो दो या दो से अधिक राष्ट्र। अब राष्ट्र का मतलब मैं क्या भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे देश भी बोल सकता हूँ। दो या दो से अधिक राष्ट्र, या राष्ट्रों का संगठन भी बोल सकता हूं। दो या दो से अधिक राष्ट्र या देशों के, राष्ट्रों के
संगठनों के मध्य, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के संगठनों के मध्य आपसी संबंध, आपसी संबंध ही कैसे संबंध कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। मित्रों देखो, मेरे थोड़ा टेस्ट का स्वाद है ना मुंह का, वो ऐसे कड़ा सा हो रहा है थोड़ा सा, तो आप ये मत सोचना कि भाई एंटरटेनमेंट वो सब होगा, वो सब चीज होगा। बीमार था कंचन राजपूत जी। हाँ, साथ में नोट्स बनाओगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, तरीका आप देखोगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध तो सिंपल भाषा में, अब इसकी पीडीएफ आप सोचो सर पीडीएफ दे दो तो मैं तो पूरा हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, हाथ से मानचित्र बनाऊंगा। यदि आपने पिछली कभी मेरी कोई क्लास आईआर की ली हो, जैसे मोतियों की माला मैंने आपको बताई थी, इसमें पढ़ाया था, किसी भाई ने पढ़ा हो आपसे, तो पूरा हाथ से लिख के बताया था, तो आपको हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, पीपीटी से मजा नहीं आएगा। तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के संगठन या दो या दो से अधिक देशों के संगठनों के मध्य जो संबंध होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। अब मेरे मित्रों एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? इनको अपन कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, प्रियम्बल हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुए, मोरल ड्यूटीज हुई, इनसे भी अपन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो इन संबंधों को अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो परस्पर हित, परस्पर परस्पर हितों में सहभागिता, सहभागिता वाले संबंध, वाले संबंध मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। परस्पर हितों में सहभागिता वाले संबंध, इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो भारत भूटान। अब कैसे है तो ये तो डिटेल में ही आपको समझ में आएगा, बस केवल एक समरी टाइप में ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय संबंध, हाँ नागरिकता वगैरह सब बताएंगे कृष्ण गुप्ता जी। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अपन में बात करें तो दो या दो से अधिक देशों के संगठनों के मध्य जो आपसी संबंध होते हैं उसे अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। कि अब ये अंतरराष्ट्रीय संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मित्रों पहला जैसे मैंने लिखा, परस्पर हितों में सहभागिता वाले संबंध, जैसे मैं हूं और ये कृष्णा गुप्ता जी है, तो हमारे दोनों के परस्पर हितों में सहभागिता, सहभागिता मेरे काम में कृष्णा गुप्ता जी सहयोग करें और मैं कृष्णा जी के कार्यों में सहयोग करूं, तो वो सहभागिता वाले संबंध ये किसमें देखने को मिलते हैं? हमारे वर्तमान में भूटान के साथ देखने को मिलते हैं। तो भारत भूटान के मध्य जो वर्तमान में संबंध हैं वो परस्पर हितों में सहभागिता वाले संबंध हैं। कैसे हैं? फुल डिटेल में ही आपको समझ में आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सहयोग के साथ, सहयोग के साथ, सहयोग के साथ टकराहट, टकराहट वाले संबंध, वाले संबंध क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? मुंह में राम बगल में छुरी, ध्यान रखना है, मुंह में राम बगल में छुरी, तो सहयोग भी कर रहे हैं, साथ में हमारा उसका साथ में क्या है? टकराहट है। सहयोग के साथ में टकराहट वाले संबंध, तो इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल भारत चीन, भारत चीन, भारत नेपाल, ये इसकी श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। कैसे है तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सहयोग के साथ में टकराहट वाले संबंध, तो इसका एग्जाम्पल मुंह में राम बगल में छुरी, तो भारत चीन समझ में आया, और भारत नेपाल। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा संबंध हमारा क्या हो सकता है?
तनाव के साथ सहयोग, तनाव के साथ, तनाव के साथ सहयोग, सहयोग वाले संबंध, वाले संबंध, तनाव के साथ सहयोग वाले संबंध। देखो यहां क्या लिखा है, सहयोग के साथ तनाव, यानी कि सहयोग के साथ टकराट लिख दिया। और यहां पे लिखा मैंने, देखो मेडिसिन से कितना भयंकर पसीना आता है जबकि फैन चल रहा है, बढ़िया। तनाव के साथ में सहयोग वाले संबंध, तनाव है लेकिन क्या है, सहयोग। एग्जाम्पल के लिए इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल है चीन यूएसए, चीन यूएसए, चीन और यूएसए, इनके बीच में जो संबंध है वो तनाव के साथ में सहयोग वाले संबंध। पूरी डिटेल आपको समझ में आएगी जब अपन इनको डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है प्रकार में, तो पहला परस्पर हितों में सहभागिता वाले संबंध, सहयोग के साथ टकराट वाले संबंध, तनाव के साथ सहयोग वाले संबंध, और इनका मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा है। नेक्स्ट आप बात करूं टकरावपूर्ण संबंध, चौथे की बात करूं टकरावपूर्ण संबंध, टकरावपूर्ण संबंध, टकरावपूर्ण संबंध की बात करूं तो इसका जो एग्जाम्पल है श्रेष्ठ यूएसए ईरान, यूएसए और ईरान, भारत पाकिस्तान, भारत पाक, ये इसके श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। अभिषेक भाई राम राम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 5th नंबर की, तो एकदम, एकदम, एकदम का मतलब पूर्णतः, एकदम हितों में अलगाव, हितों में अलगाव वाले संबंध, अलगाव वाले संबंध, वाले संबंध। और इसके श्रेष्ठ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो श्रेष्ठ एग्जाम्पल है वो है उत्तरी कोरिया, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, जिनके बीच में 60 साल तक कोई संबंध नहीं। उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, जिनके बीच में 60 साल तक कोई रिलेशन नहीं। रेणुका शर्मा जी, मैं कहीं नहीं गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कोरोना हो गया था, ठीक है। ये डिटेल अपन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, नरेश जी। जब अपन डिटेल करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम दूंगा, इजराइल फिलिस्तान है, ये सारे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो मैं एक बार यहाँ से फिर वापस चल रहा हूँ, ध्यान से समझना, बिल्कुल कहानी टाइप में। जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के संगठनों के मध्य जो आपसी संबंध होते हैं उसे हम सिंपल भाषा में अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अगर मैं प्रकारों की बात करूं मेरे दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से समझ में है ना, और पीएसआई और प्री में आपके यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जिनका नेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल में उनके भी काम की चीज है, क्योंकि उनके भी आईआर हैं। तो आईआर के प्रकार में अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय संबंध में, तो परस्पर हितों में सहभागिता वाले संबंध, एग्जाम्पल के लिए भारत भूटान, पूरा डिटेल करेंगे। सहयोग के साथ टकराहट वाले संबंध, भारत चीन, भारत नेपाल। तनाव के साथ सहयोग वाले संबंध, चीन और यूएसए। टकरावपूर्ण संबंध, यूएसए ईरान, भारत पाकिस्तान, एक एक दो दो एग्जाम्पल दिए मैंने। एकदम हितों में अलगाव वाले संबंध, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जिनके बीच में 60 साल से कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं थी। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है। अब दोस्तों मैं बात करूं, एक टर्म आती है विदेश नीति। मैं बिल्कुल आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अभी समझा रहा हूं कि अपन को पढ़ना क्या क्या, कैसे कैसे पढ़ना है। विदेश नीति नाम सुना होगा खूब, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी,
नाम सुना होगा आपने इसका, विदेश फॉरेन नीति पॉलिसी, सुना होगा विदेश नीति। अगर विदेश नीति की बात करें तो क्या होती है, प्रणाम सबको संजीव जी। विदेश नीति क्या है, सिंपल भाषा में अगर समझें तो देखो, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब देश, एक राष्ट्र दूसरे दूसरे राष्ट्रों, राष्ट्रों का मतलब देश, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों, राष्ट्रों संगठन, राष्ट्रों कोमा संगठनों के संबंध, संगठनों के संबंध बनाने में जो नीति अपनाता है, जो नीति अपनाता है उसे उसे ही फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। देखो, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ या किसी राष्ट्र के संगठन के साथ संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाता है उसे हम क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। समझ में है ना, विदेश नीति कहते हैं। मेरे बच्चे कृष्णा गुप्ता जी, ये जो क्लास हो रही है ना, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, पीसीएस का या यूपीएससी का एग्जाम दो, उसमें पॉलिटिकल गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, और उस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, पूरा संवैधानिक ढांचा, उसके साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंध जोड़कर अपन चीजों को पढ़ेंगे। साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी चलता चलेगा और साथ साथ में आईआर भी आपकी चलती रहेगी। तो उससे क्या है कि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा। डायरेक्ट जैसे अपन संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अपन 1847 से 1857 से 1947 का बीच का जो पीरियड है, जिसको अपन मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं, समझ में है ना। तो वो जो चीजें हैं उसको छोड़कर मैं सीधा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर आऊं, संविधान सभा, फिर उसके बाद में आपका प्रियम्बल प्रस्तावना, फिर उसके बाद में आपका नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, फिर आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर आयोग। तो ज्यादा बढ़िया है कि चीजों को जोड़कर अपन करेंगे। समझ में है ना। बिल्कुल अंशुपाल, बिल्कुल आपने सही बोला। अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो नीति बनाते हैं वो विदेश नीति है, बिल्कुल सही है। यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या दूसरे संगठन, एक राष्ट्र के संगठन दूसरे राष्ट्र के संगठनों के साथ संबंध बनाने में, रिलेशन बनाने में, समझ में है ना, रिलेशन बनाने में जो नीति को अपनाते हैं, जिस नीति को वो अपनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, डन है क्या? बोलते जाओ साथ के साथ में कि हाँ सर। समझ में नहीं आए तो बोलना बेटा, वो यहाँ पे है ना। अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी ना और ये क्लास जो मैं फिर बोल रहा हूँ, पीसीएस वाले बच्चे जो हैं, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके नॉलेज के लिए आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब विदेश नीति में जो आपके फॉरेन पॉलिसी है उसमें अपन को जैसे क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो पारा डिप्लोमेसी क्या है। अब डिप्लोमेसी एक शब्द आया है, मैं जैसे अभी आपको बता रहा हूं, जैसे पारा डिप्लोमेसी क्या है। पारा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी ये क्या है, इसको पढ़ेंगे। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, 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 समझ में है ना। और कूटनीति में अपन देखेंगे जैसे
डिप्लोमेसी जो है, जैसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या है। तो इन चीजों को मैं आपको इतनी अच्छे से क्लियर करा दूंगा। जैसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है, कि जब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ में वार्ता करती है, क्या बोल रहा हूं, यानी कि दो राष्ट्र, कोई भी दो राष्ट्र हो सकते हैं, कोई भी दो राष्ट्र हो सकते हैं, कोई भी दो राष्ट्र हो सकते हैं, चाहे भारत पाकिस्तान ले लो, भारत चीन ले लो, भारत नेपाल ले लो। तो जब दो राष्ट्रों की सरकारों के बीच में आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसको किसमें रखा गया है, उसको रखा गया है ट्रैक डिप्लोमेसी फर्स्ट में। उसको बोलते हैं ट्रैक डिप्लोमेसी फर्स्ट। समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें अपन करेंगे। डिप्लोमेसी क्या है, तो अभी तो मैं आपको विदेश नीति के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि विदेश नीति में अपन को क्या क्या चीजें देखनी है, कौन कौन से, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे पारा डिप्लोमेसी क्या है, इसके बाद में सॉफ्ट पावर क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है, कनेक्ट ई सेंट्रल एशिया। अरे मुलाराम जी, हिंदी विंदी सब आएगी, इनकी डिटेल पढ़ाऊंगा। इनके बारे में अभी आप कुछ नहीं जानते हो, मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है, गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है, गुजरात डॉक्ट्रिन नहीं है, DOCT है ये, RIN, डॉक्ट्रिन क्या है। और बात करें अपन इंडो इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है, नॉन नॉन एलिगमेंट, 2.0 क्या है। एक एक थोड़ा इनको आप लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले सकते हो। जैसे पारा डिप्लोमेसी क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी कितने प्रकार की होती है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। बेटा ऐसा कपाल खोल के रख दूंगा कि आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आनंद आने लग जाएगा। आपको लगने लगेगा कि कौन सा देश बदमाश है, कौन सा देश अच्छा है, कौन सा देश आपके लिए अच्छी बात करता है, कौन सा देश आपके लिए बुरी बात करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपकी एक एक चीजें नसें खोल के रख दूंगा। पीछे भी किसी ने IR वाली क्लास लेगी होगी तो देखा होगा। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है, गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है, नॉन एलिगमेंट 2.0 क्या है। ठीक है, नेबरहुड पॉलिसी क्या है, नॉन नेबरहुड पॉलिसी, नॉन नॉन नेबर नेबरहुड नेबरहुड पॉलिसी क्या है। नॉन नेबरहुड पॉलिसी क्या है। और विभिन्न संगठन, यहाँ पे लिखा है मैंने विभिन्न संगठन, विभिन्न संगठन। अब विभिन्न संगठन में ओपेक, आसियान, सार्क, साप्टा, इप्सा,
ये कंप्लीट आएंगे इसमें, ये कंप्लीट आएंगे सारे के सारे। स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी, ये सब चीजें आएंगी, ये सब चीजें आएंगी। अब जैसे मैं बात करूं दक्षिणी दक्षिणी सहयोग क्या है, जैसे ये है कि दक्षिणी दक्षिणी सहयोग क्या है, क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछ ले या किसी भी स्टेट के पीसीएस के मेंस एग्जाम में पूछ ले, साउथ साउथ कॉरपोरेशन, दक्षिणी दक्षिणी सहयोग क्या है, जानते हो क्या, सुने हो कोई? हाँ सुमित, बात तो सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही है। तो दक्षिणी दक्षिणी कॉरपोरेशन क्या है, दक्षिणी दक्षिणी सहयोग क्या है। तो ये कोई बिस्कुट नहीं है, ये कोरोना की दवाई नहीं है कि राजेंद्र सर की कोरोना हुआ है वो टैबलेट है वो ले लेंगे। क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं, डिटेल में ये 50 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, 100 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक आपके खोपड़े में बिठाने के लिए मैं एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि विकासशील देश, विकासशील देश, विकासशील देश, विकासशील देश, 2 बार लिखा है मैंने। रेखा कोरोना हो गया था इसलिए क्लास नहीं ले रहा था, और अभी भी हालत। तो विकासशील देश, विकासशील देश के साथ, विकासशील देश, विकासशील देश के साथ ओब्लिक अल्प विकसित देश, मैं यहाँ पे दूसरा शब्द लिख रहा हूं, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित, अल्प विकसित, अल्प विकसित देशों के मध्य आपसी सहयोग, आपसी सहयोग ही दक्षिणी दक्षिणी साउथ साउथ कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। रेखा आपको लास्ट क्लास में पता चल गया था, लेकिन फिर आप पूछ क्यों रही हो मेरा बच्चा। अब देखो मेरे बच्चों, दक्षिणी दक्षिणी सहयोग, दक्षिणी दक्षिणी सहयोग यानी कि आपने सार्क का नाम सुना होगा, पढ़ेंगे संगठन, ठीक है। तो सार्क में जितने भी विकासशील देश हैं, या मैं ये बोलूं आपको भारत के सॉरी संसार के दक्षिणी गोलार्ध में, या संसार के दक्षिणी गोलार्ध में, या ये बोलूं मैं संसार के दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे। मैं आपको ये बताऊं, जैसे ये संसार, ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के नीचे जितने भी विकासशील कंट्री हैं या जितने भी अल्प विकसित कंट्री हैं, अल्प विकसित कंट्री हैं, उनके मध्य जो आपसी सहयोग है, आपसी सहयोग वाला जो समझौता है, उसे किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी दक्षिणी कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? रेखा आपके कोरोना में और मेरे कोरोना में रात दिन का अंतर हो गया था, मेरे तो सांस में प्रॉब्लम हो गई थी बहुत तगड़ी वाली। क्षेत्रीय सहयोग संगठन नहीं, अभिषेक टांग, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, वो सार्क वाला नहीं मेरे बच्चे, ये दक्षिणी दक्षिणी सहयोग नाम है, साउथ साउथ कॉरपोरेशन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे साउथ साउथ कॉरपोरेशन, इसका नाम है साउथ साउथ कॉरपोरेशन। क्या है, ठीक है। तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन है कि विकासशील देश, विकासशील देशों के मध्य, या विकासशील देश, हाँ ये अलग है, विकासशील देश या अल्प विकसित देशों के मध्य आपसी सहयोग ही दक्षिणी दक्षिणी सहयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे दूसरी मैं बात करूं आपके सामने,
कि उत्तर दक्षिणी तनाव क्या है। उत्तर दक्षिणी तनाव क्या है। उत्तर दक्षिणी तनाव क्या है। जैसे पीसीएस के एग्जाम में आपसे ये पूछ ले, उत्तर दक्षिणी तनाव क्या है। उत्तर दक्षिणी तनाव क्या है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ ले तो देखो बिल्कुल सिंपल है। एक चीज ध्यान रखना, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्थ में मोस्टली विकसित देश हैं। इक्वेटर के नॉर्थ में आप देख लो मोस्टली कौन से देश हैं, विकसित देश। यूएसए, चाइना, जापान, रसिया, समझ में है ना। ये सारे कैसे देश हैं, विकसित देश। इक्वेटर के साउथ में भगवान को पता क्या सारे एक ही जगह आके इकट्ठे हो गए थे क्या। यहाँ पे ये मोस्टली विकासशील देश है, विकासशील देश है, विकासशील देश हैं। तो इक्वेटर के नॉर्थ में इसको बोलेंगे नॉर्थ, और इक्वेटर के साउथ में इसको बोलेंगे साउथ। और मैंने लिखा है उत्तर दक्षिणी तनाव। उत्तर दक्षिणी तनाव क्या है, तो देखो विकसित, अब आपको समझ में आ जाएगा। विकसित व विकासशील, विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्रों के मध्य, विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य जिन जिन मुद्दों को लेकर, जिन जिन मुद्दों को लेकर, जिन जिन मुद्दों को लेकर तनाव है, उसे ही उत्तर दक्षिणी तनाव के नाम से जानते हैं। उत्तर दक्षिण तनाव के नाम से जानते हैं। लो सिंपल भाषा में लिख दी। कीर्ति दाइमा जी राम राम। मुंह इतना भयंकर कड़वाहट मार रहा है कि जैसे सब कुछ मैं नहीं कर लिया हूं। नॉर्थ यूएसए, साउथ यूएसए, बिल्कुल अंशुपाल सही आपने पकड़ा है। नॉर्थ यूएसए, साउथ यूएसए, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो मेरे लाडले, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर दक्षिण तनाव की अगर मैं बात करूं तो विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य जिन मुद्दों को लेकर तनाव है, अब मैं पूरी डिटेल आएगी। मोहित भाई गुड इवनिंग, पूरी डिटेल आएगी इसकी, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ये तो 100 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, 50 शब्दों में। मैं तो सिंपल आपको 15 शब्दों में एक दिमाग में बिठाने के लिए चीज बताई है कि विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य जिन जिन मुद्दों को लेकर तनाव है, उसे उत्तर दक्षिणी तनाव के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये बताया, इक्वेटर के उत्तर में विकसित और इक्वेटर के नीचे विकासशील देश है। रीजनल ज्योग्राफी मोहित भाई, रीजनल मैंने प्लस में पढ़ा रखी है, और फिर भी अपन कोशिश करेंगे। अभी मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं। हाँ, ऐसे सुमित, ऐसे मुद्दे देख, ग्लोबल वार्मिंग मेरे बाबू, ग्लोबल वार्मिंग, 1-2 एग्जाम, ग्लोबल वार्मिंग सबसे तगड़ा मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग ये मुद्दा है नहीं है भाई सुमित बाबू। रीजनल ज्योग्राफी मैंने प्लस में तो करवाई है, प्लस में करवाई है मेरे भाई। तो फिर भी करेंगे कोशिश दोबारा। अभी ठीक सा हो जाऊं, थोड़ा सा कोरोना पेशेंट हो गया था, तो फिर अपन कराएंगे, ठीक है। हाँ, जापान विकसित देश है ना, जापान विकसित देश है। अंशु विकसित देश है। अपन ने बात करी है कि इक्वेटर के नॉर्थ में मोस्टली विकसित देश आते हैं, इक्वेटर के साउथ में मोस्टली विकासशील देश आते हैं। और ये इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया, इसका मतलब ये साउथ हो गया। नॉर्थ और साउथ
के विकसित और विकासशील देशों के बीच में जिन जिन मुद्दों को लेकर तनाव है, जिन जिन मुद्दों को लेकर तनाव है, ठीक है ना। अब जैसे डियोग्रासिया द्वीप, तो डियोग्रासिया द्वीप हिंद महासागर में पड़ता है, और किस किस को लेकर तनाव है? वो तनाव है अमेरिका और भारत को लेकर। भारत और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति है हिंद महासागर में डियोग्रासिया द्वीप। तो वो कौन सा तनाव कहलाएगा? उत्तर दक्षिणी तनाव कहलाएगा, उत्तर दक्षिणी तनाव। उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, तो वो कौन सा तनाव कहलाएगा? उत्तर दक्षिणी तनाव कहलाएगा। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जिन जिन मुद्दों को लेकर तनाव है उसे उत्तर दक्षिणी तनाव के नाम से जानते हैं। तो मेरे मित्रों, एक बार मैं यहाँ से एक बार अपन को जैसे ये चीजें इनको बताया मैंने अपन को किस तरीके से पढ़ना है, तो इनको मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ में जोड़ता हुआ आपका एक तो ये पार्ट कवर हो जाएगा, पॉलिटिकल वाला पूरा कंप्लीट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ में गवर्नेंस वाला जो पार्ट है ये भी आपका कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ में अपन किससे जोड़ते करते रहेंगे? आईआर के साथ में जोड़ते रहेंगे। मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है 1857 से 1947 के बीच का जो पार्ट है, समझ में है ना, जिसको मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं, वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे टच नहीं करूंगा, वो वाला पार्ट अपने यहाँ पे टच नहीं करेंगे मेरे मित्रों। मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूंगा, मॉडर्न इंडिया की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया वाले की मैं अगर बात भी करूं तो मॉडर्न इंडिया मैंने आपको यूपीपीएससी की क्लास में लेता था, और उस यूपीपीएससी की क्लास में मैंने वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट जो है ना वो करवाया भी था, उसमें लगभग लगभग पूरा सा ही करवा दिया था मैंने, लगभग लगभग। हाँ मोहित कुमार, आप प्लस में तो नहीं, नेक्स्ट मंथ में नहीं, मैं रीजनल ज्योग्राफी, आप नेट के लिए बात कर रहे हो मेरे भाई, किसके लिए बात कर रहे हो आप रीजनल ज्योग्राफी की? तो नेट के लिए तो मैंने प्लस में रीजनल ज्योग्राफी पढ़ा दिया, फिर मैं फिजिकल ज्योग्राफी उसमें प्लस में चालू की हुई है। फिर कोई शादी का प्रोग्राम आ गया, मेरे कोरोना हो गया, तो मेरा प्लस कोर्स होल्ड पे पड़ा हुआ है। 4 तारीख से मेरा प्लस कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी का, देन उसके बाद में अपन रीजनल पढ़ा देंगे। और वैसे मैंने प्लस में पढ़ा रखा है, अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं यूजीसी नेट में तो आप उसमें देख सकते हैं, सर्च कर लेना, कंप्लीट कोर्स ऑफ सेटलमेंट रीजनल, वो पढ़ा रखा है मैंने पार्ट। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब, और इसके क्वेश्चन मैंने रीजनल ज्योग्राफी के यूट्यूब पे, मोहित बाबू मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन करवाए हैं, और पेपर्स जो फर्स्ट है हायर एजुकेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, कंप्लीट हाथ से लिख के पढ़ाया जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट वाला पार्ट यूट्यूब पे पूरा हाथ से लिख के पढ़ा रखा है, आप सर्च कर लेना, देख लेना। और बाकी फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड वाला 95% मैंने पढ़ा दिया है, 5% बच रहा है, 8 से 9 क्लास है। आईसीटी में 5% पढ़ा दिया है, 95% बच रहा है, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड वो फ्री स्पेशल क्लास में है, ठीक है मेरे लाडलो। अब अपन जैसे ये चीजें मैंने आपको बताई है, ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा। अब अपन इनको जो ये बहुत आईआर बहुत ब्रॉड लेवल पर है, लंबे स्तर पर है। अब अपन यहाँ पे जैसे इस टॉपिक में बात करेंगे, तो इस टॉपिक में अपन जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां से लेंगे इसको, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब नोट्स आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी बच्चा ये कहे कि सर मैं नोट्स बनाऊं या नोट्स नहीं बनाऊं, ठीक है, नोट्स बनाइए, पढ़ाऊंगा जितना यहाँ करा रहा हूँ कराएंगे, प्लस में कराऊंगा, उससे आगे शुरू करूंगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, प्लस में मैं अलग पढ़ाऊंगा। जो चीज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जितना मैंने यहाँ पढ़ा दिया, प्लस में मैं उससे आगे ही पढ़ाऊंगा, उससे पीछे नहीं पढ़ाऊंगा प्लस वाले कोर्स में। जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां से इसको शुरू करेंगे, संविधान निर्माण से अपन शुरू करेंगे, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण से अपन शुरू करेंगे।
कि भाई संविधान निर्माण कैसे हुआ पूरा। अब इस संविधान निर्माण में मैं कैसे आपको बताऊंगा, ये भी चीज देख लेना। आप दुनिया की कोई सी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे लेना, पीसीएस का एग्जाम दे लेना, कोई सा भी स्टेट का पीसीएस, ठीक है, चाहे आप यूपी, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे लेना, ठीक है, या फिर आप अगर आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी दुनिया के पीएसआई की, चाहे वो पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान का हो, चाहे आप कहीं का भी हो, पीसीएस का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कहीं की भी हो, और चाहे आप दुनिया में किसी भी यहाँ में सेंटर का एग्जाम दे लेना, सेंटर का एग्जाम दे लेना। अब सेंटर के एग्जाम में जो आपके दुनिया भर के एग्जाम आते हैं, मैं इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप नेट का एग्जाम दे लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएंगे। तो इन एग्जामों को मैं कैसे बताऊंगा आपको कि प्री में क्या क्वेश्चन बनेगा, प्री में जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूरे के पूरे मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा, साथ की साथ में ये क्वेश्चन प्री में बनेगा। और मेंस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, मेंस के क्वेश्चन, और मेंस के क्वेश्चन है मैं आपको वर्ड्स के साथ में बताऊंगा मेरे मित्रों कि ये कितने वर्ड्स में पूछा जाएगा। जैसे पीसीएस का जो होता है नॉर्मली 15, 20, 50, 100, 150, यूपीएससी की बात करें तो इन शब्दों में मैं लास्ट ले लूं 200 वर्ड्स, ठीक है। इन शब्दों में भी आपको मैं बताऊंगा कि जैसे 15 वर्ड्स में इसको क्या लिखना है, 50 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, और अगर और 100 वर्ड्स में पूछ ले, इससे ज्यादा वर्ड्स में पूछ ले, ठीक है, तो उसमें आपको क्या लिखना है। ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से अपन चलेंगे तो आपको थोड़ा बढ़िया लगेगा समझने में। कोई दिक्कत है तो अरे देखो, चीजें एक्चुअली में क्या होता है मेरे भाइयों, रेगिस्तान में ऊंट के टॉयलेट करने से बाढ़ कभी नहीं आती है। आती है क्या बताओ? रेगिस्तान में यदि ऊंट टॉयलेट कर दे, मूत्र का विसर्जन कर दे तो बाढ़ आ जाएगी क्या? वहां पे बाढ़ कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो चीजें वही रहती है, उनको पूछने का तरीका हर एग्जाम में बदल जाता है, पूछने का तरीका एग्जाम में बदल जाता है। पीसीएस में किस तरीके से पूछता है, यूपीएससी में किस तरीके से पूछता है, सेंटर के एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, और लोअर एग्जाम में किस तरीके से पूछता है। तो मेरे लाडलों, थोड़ा सा अपन शुरू कर ही देते हैं इसको। संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान निर्माण में सबसे पहले जो अपन को पढ़नी है वो पढ़नी है मेरे लाडलों संविधान सभा, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा जिसको क्या बोला जाता है लाडलों? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। अगर संविधान सभा की मैं बात करूं तो इसके लिए सटीक शब्दों की बात करूं तो क्या होगा? संविधान निर्माण, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए गठित, अब देखो शब्दों का अंतर देखना है आपको, गठित प्रतिनिधि, मैं कैसे लिख रहा हूं और आप क्या लिखते, गठित प्रतिनिधि सभा को, सभा को संविधान सभा कहते हैं। सुमित भाई, मीडियम आपका चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आरएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यूपीएससी में फर्क पड़ता है, समझ में आया? सुमित कुमार बाबू अपने यहाँ पे आरएस में मेंस में इंग्लिश में लिखते हैं आंसर,
तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, ठीक है, मैटर करता है आपने लिखा क्या है, कीवर्ड क्या है आपका। यूपीएससी में फर्क पड़ता है कि आपने इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है। यहाँ पे आपका मीडियम इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम हिंदी हो कोई दिक्कत नहीं है। आरएस में ऐसा नहीं है कि जिनका मीडियम इंग्लिश है वही सेलेक्ट होते हैं, जिनका मीडियम हिंदी है वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। इक्वल सेलेक्ट, जो आपने हिंदी में लिखा है तो भी हिंदी, और अंग्रेजी में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने वाले आपके दोनों माध्यम के होते हैं, वो कीवर्ड्स को देखते हैं। जो चेक करते हैं उनको कीवर्ड्स मिले हुए होते हैं कि ये कीवर्ड्स इसने लिखे या नहीं लिखे, अकॉर्डिंग उसके मार्किंग होती है। आप मुझे बता दो कि राजस्थान के आरएस के एग्जाम में कि फलाना आदमी इंग्लिश मीडियम था वो टॉपर रहे हैं, और फलाना आदमी हिंदी मीडियम था वो टॉपर नहीं है। 2007 में कृष्णा शुक्ला टॉपर हिंदी मीडियम, ठीक है। जितेंद्र कुमार सोनी जो वर्तमान में आईएएस है, हिंदी मीडियम, हिंदी में लिखा आंसर, ठीक है। और राजेंद्र पेंशिया हिंदी में लिखा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, ठीक है। और प्रतिभा पारिक जो थी, जो अभी लगी हुई है जयपुर, तो वो हिंदी मीडियम टॉपर। वो नागौर की एक लड़की थी, हिंदी मीडियम टॉपर। सचिन यादव हिंदी मीडियम टॉपर। तो सुमित कुमार बाबू, ये इसमें कोई मायने नहीं रखता आपका मीडियम क्या है। नहीं 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 नहीं, ये आप मुझे एक दो एग्जाम्पल बता दो कि आरएस में सर ये इंग्लिश मीडियम के थे ये टॉप रहे हैं, और हिंदी मीडियम के थे इसलिए वो रैंक पे नहीं आए। मैं हिंदी मीडियम के ऐसे 100 नाम आपको बता सकता हूं कि हिंदी मीडियम के थे टॉपर है। वहां पे तो मायने ये रखता है कि आपने लिखा क्या है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मैं आपसे इसके लिए 15 शब्द लिखाता, सुमित बाबू, अंशुपाल, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अगर मैं इसमें आपके लिए 15 शब्द लिखवाता तो आप क्या लिखते हैं, आप क्या लिखते वो आपको ही पता है। और देखो मैंने लिखा है संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा। संविधान निर्माण के लिए मेरे से शब्द छूट गया, के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहते हैं। अब कुछ बच्चे क्या भी लिखेंगे, कुछ बच्चे लिखेंगे संविधान निर्माण करने वाली सभा, ठीक है, संविधान निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसमें 0 नंबर मिलेगा। हाँ, राकेश सिंह, कोरोना हो गया था मेरे भाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें 0 नंबर देगा। और एक बच्चे ने लिख दिया कि संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 2 में से 2 मिल गया। तो बात है कीवर्ड की, क्या लिखा है आंसर, उसने भी सही लिखा है कि संविधान निर्माण करने के लिए गठित सभा संविधान सभा कहलाती है, तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहते हैं, 1.5 नंबर मिल जाएगा। और इसमें कीवर्ड्स, और बच्चे दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो वो अपने मन से कुछ और जोड़ सकते हैं, और भी तो कुछ जोड़ सकते हैं ना आप, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स याद रखना। तो संविधान सभा, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। क्लियर? ये क्लास मैंने बनाई तो 2 घंटे की थी लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि 2 घंटे मेरी पूरी कैपेसिटी हो सकती है कि मैं 2 घंटे कंटिन्यू, क्योंकि मेरे फोटो पे देखो मैं पानी बार बार पी रहा हूँ फिर भी ऐसे सूखन सी आ रही है, तो इतना बोलना मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं। और ये क्लास रेगुलर रहेगी अपनी डेली क्लास आपका, ये इसका मैं 5 से 6 या 5 से 6:30 का अपन टाइम रख लेंगे। 1.5 घंटे की क्लास में इसको रखूंगा जब तक मैं थोड़ा स्वस्थ नहीं हो जाता। अभी तो मेरे राकेश में तो क्वारंटाइन चल रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, क्वारंटाइन हूँ।
आराम से 14 दिन के लिए मेरा क्वारंटाइन खत्म होगा। 22-23 तारीख को खत्म हो जाएगा। आज 16 तारीख हुई है और मैं अभी 10 तारीख 11 तारीख तक तो मुझे होश नहीं था। फोन स्विच ऑफ, बिल्कुल नींद आती थी, भयंकर नींद, भयंकर। ऐसे सोता था कि मैं कोई 10-20 साल की रातों का उम्मीदा हूं। सुबह रात कुछ पता नहीं लगता था मुझे। ठीक है बच्चों, तो ये टाइमिंग अपन इसका 5 से 5:30 रख लेंगे। और नेट के लिए अंशु क्लास आपकी कल सुबह 8 से 9 रहेगी, फिर 9:15 से एक क्लास अपन 10:15 लेंगे, 10:15 ले लेंगे। एक क्लास आपकी मैं 3:30 से 4:30 ले लूंगा। नेट के लिए इतनी क्लास अवेलेबल करवा दी मैंने। और आपकी क्लास अपन ले लेंगे 5 से 6:30। यह आपका कल का टाइम टेबल रहेगा, देख लेना। नेट वाले जो बच्चे हैं, नेट वाले जो स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग में 8 AM से 9 AM और एक क्लास रहेगी 9:15 AM से 10:15 AM। एक क्लास रहेगी आपकी 3:30 PM से 4:30 PM। और RPSC में क्लास रहेगी 5 PM से 6:30 PM। तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। ये क्लास रहेगी। कीर्ति दाइमा राजस्थान ज्योग्राफी, मेरी बहन, मुझे खड़े होके पढ़ाने में तकलीफ, अभी मेरी ठीक इतनी बढ़िया स्थिति नहीं है कि मैं खड़ा होके लिख सकूं बोर्ड पे, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है ना। राजस्थान जियो है, इंडियन जियो कब से शुरू होगी। राजस्थान ज्योग्राफी तो प्लस पे कीर्ति दाइमा मैंने पूरा पढ़ा रखा है। RPSC की कैटेगरी में आप सर्च करना, आपको सर्च करना पड़ेगा कंप्लीट कोर्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी फॉर RS प्री मेंस। ठीक है, तो वो एक बार मेरे कहने से, आज मेरे कहने से कीर्ति, आपने वो क्लास ली है क्या, RS वाली, कंप्लीट कोर्स ऑफ RS प्री एंड मेंस राजस्थान ज्योग्राफी का सर्च करना। वो क्लास मेरे कहने से लेना, आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप बोलोगे कि सर मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं लाइव भी पढ़ रही हूँ। बहुत एंटरटेनमेंट के साथ मैंने पढ़ा रखा है, आनंद के साथ में पढ़ा रखा है, मजे ले लेके, पूरी हाथ से लिख लिख के पढ़ाई है। कहीं भी मैंने PPT का उपयोग नहीं किया है उस क्लास में। तो आप मेरे कहने से भाई वो क्लास सर्च कर लेना, कंप्लीट कोर्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी फॉर RS प्री एंड मेंस। ठीक है ना। और सर्च करके 2-4 क्लास लेना, बिल्कुल लेके देखना। और कल क्लास में आके मुझे रिव्यू बताना कि कैसा फील हुआ। ईमानदारी से वही बताना जो आपको लगे। रीट की क्लास राकेश मैंने इसमें साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, मैं RPSC की कैटेगरी में पढ़ा रहा था, तो उसी फिर बीच में मेरे कोरोना हो गया यार। ये तो मैंने 30 तारीख तक तो पढ़ाया है, 30 अप्रैल तक क्लास लिए मैंने। फ्री स्पेशल क्लास थी खूब सारी, इसमें चाहे देख लेना। तो कीर्ति कल वो क्लास लेना, कल रिव्यू देना आप कि भाई आपको कैसा लगा राजस्थान ज्योग्राफी। मैंने और पूरी एक डेट वाइज क्लास देखना, डेट वाइज डेट देख लेना, उसमें कब से कोर्स शुरू हुआ है वो डेट देखना। ठीक है, 0 से क्लास पढ़ना है और कम से कम 4 या 5 क्लास पढ़ना। तो एक क्लास पढ़ के बोले कि सर मेरे को अभी समझ नहीं आया, तो 4-5 क्लास लेना बेटा, फिर आपको लगे कि हाँ सर मेरे को अच्छा समझ में आया, तब आप कंटिन्यू कर लेना। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे एक बार। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यार हम शुद्ध ब्राह्मण हैं तो चिकन और एग नहीं खाते, नहीं तो वो भी प्रयास कर लेता मैं। ठीक है बच्चों, बाय। आप लोगों की दुआएं जब इतनी साथ हैं तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, राजमा तो ये तो लेता हूँ, राजमा और मूंग वाली दाल वाली, जो मूंग की दाल आती है छिलके वाली, वो दाल, उसी से जान नहीं है। एक वो डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर दिया था मुझे। ढोला मारू भी नहीं ले सकते राकेश, अपन तो ढोला मारू भी नहीं लेते। ठीक है मेरे बाबू, है ना।